चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के केमिस्ट्री के 5वें चैप्टर जिसका नाम पृष्ठ रसायन है, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्प्रेरक क्या होता है, उत्प्रेरण किसे कहते हैं और उत्प्रेरण के सिद्धांत कौन कौन से होते हैं, उत्प्रेरक कितने प्रकार का होता है, उत्प्रेरक वर्धक और उत्प्रेरक विष क्या होता है, धन उत्प्रेरक और ऋण उत्प्रेरक क्या होता है। मतलब उत्प्रेरक की जो बेसिक बात है, जो संपूर्ण जानकारी है, उसको सिंपली मैं आपके दिमाग में बैठा दूंगा। बस आप ध्यान से इस बात को समझिएगा, ठीक है ना। अभी तक हम लोग इसके पीछे वाले पार्ट में हम लोग अधिशोषण के बारे में पूरी विस्तार से जान लिए थे। इस पार्ट में हम लोग सिर्फ उत्प्रेरक के बारे में जानेंगे। देखो यहाँ पर समझिए, पृष्ठ रसायन में हम लोग पढ़ेंगे उत्प्रेरक। ये उत्प्रेरक क्या होती है। देखो बाबू, मान लो कि दो लड़का है जो आपस में भी तूता मुही कर रहा, मतलब लड़ने के लिए समझिए कि रेडी हो रहा है सब। मतलब देखिए, दो भाई आपस में क्या करता है, मुहे मुहे लड़ता है सब। जैसे दो औरत दिखेगा, वो औरत उसको गरियाएगी, ये औरत उसको गरियाएगी, अभी लड़ रहा है। आ तीसरा कोनो बीच में आ गया कि आग लगा दिया, देखने तुमको ऐसे से बोला, देखने तुमको ऐसे से बोला है। तो तीसरा जो इंसान यहाँ पर वो आग लगाने का काम किया, जिसको हम लोग देहाती भाषा में चुंगली करना कहते हैं। आज जो चुंगली करता है उसको चुंगला हम लोग कहते हैं। तो ये जो चुंगली करने वाला आ जाएगा, इधर भी चुंगलाएगा उधर भी चुंगलाएगा, तो ये क्या करेगा, दोनों का वेग को बढ़ा देगा। अब ये दोनों आपस में क्या करेंगे, लड़ जाएंगे। तो दोनों का वेग बढ़ाने का काम कौन किया, जो चुंगला लड़का था ना, चुंगली करने वाला, वही वेग बढ़ा दिया। तो जो वेग बढ़ा दे उससे हम लोग क्या बोलते हैं, उससे हम लोग कहते हैं अभिक्रिया का वेग, उससे हम लोग कहते हैं उत्प्रेरक कहते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू फिर से मैं मान लो कि कोई दो दोस्त है, कोई दो दोस्त है, उनमें एकदम गहरी मित्रता है, ठीक है ना। अब इसमें तीसरा कोई व्यक्ति आ गया और देखला कि ओ इनके बीच गहरी दोस्ती है, काम करते दोस्तियां बिगाड़ देते हैं। अब जो तीसरा इंसान है वो जाएगा उस पहले वाले दोस्त के पास भी जाएगा, अब बोलेगा कि देख ले तुम्हारा दोस्तों ऐसे से बोलता हुआ, तो दोस्तों उसका बोले कि हाँ हमारे बारे में ऐसे से बोल रहा था, वो किसी आ जाएगा, उसका वेग बढ़ जाएगा। अब वही चुगली करने वाला भी इस बंदे के पास भी आएगा और बोलेगा कि देख ले तुम्हारा दोस्तों ऐसे से बोल रहा था। यानी तीसरा इंसान जो उधर भी चुगली किया, इधर भी चुगली किया, अब दोनों के वेग को क्या किया, बढ़ा दिया। पहले जो दोस्त हुआ करते थे वो अब भेटाएंगे तो एकदम पीटा पीटी फोड़ा फोड़ी करना शुरू कर देंगे। तो यहाँ एक तीसरा इंसान आ गया जो क्या किया, दोनों के वेग को बढ़ा दिया, जबकि इनमें कोई झगड़ा नहीं था लेकिन झगड़ा लगा दिया। इसका मतलब जो तीसरा इंसान आया यही उत्प्रेरक कहलाती है। देखो उत्प्रेरक का मेन काम क्या होता है बाबू, अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देना। क्या ना, मान लो कि यहाँ पर दो कोई लड़का है, मैंने बताया सिंपल, ये दो लड़का है, कोई चुंगली करने वाला तीसरा आ गया, इधर भी चुंगला दिया इधर भी चुंगला दिया, अब ये दोनों आपस में लड़ना शुरू कर देंगे, इनका वेग बढ़ा देंगे। तो ये जो तीसरा इंसान आया यही क्या कहलाता है, उत्प्रेरक कहलाता है। और ये जो क्रिया हुई पूरा, इसको हम लोग उत्प्रेरण कहते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू आप समझिए, यहाँ पर हाइड्रोजन की अभिक्रिया जैसे ही नाइट्रोजन से कराते हैं, अगर यहाँ पर कोई उत्प्रेरक लेकर नहीं चलेंगे तो अमोनिया बनाने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, बहुत ज्यादा समस्याएं होती है, ठीक है ना। जैसे इथिन को आप लेकर चलिए CH2, ठीक है ना, इसकी अभिक्रिया जैसे ही आप हाइड्रोजन से शिफ्ट कराते हैं तो बहुत टाइम लग जाता है एथेन बनाने में, CH3 बनाने में बहुत टाइम लग जाता है, बहुत एनर्जी ऊर्जा लॉस होती है। तो यहाँ पर यानी इसकी अभिक्रिया को आसान करने के लिए यहाँ एक नई पदार्थ, एक तीसरा पदार्थ आती है जो उत्प्रेरक कहलाती है। कहने का मतलब हो गया कि जहां पर अधिक मेहनत करना पड़ता, जैसे मान लो पहले गांव देहात की बात हम लोग करते हैं, तो पहले गेहूं में आटा दौड़ने के लिए आदमी जाटा यूज करता था। मतलब खेतों में जैसे मान लो कि खेत कोड़ना हो तो कुदारी से लोग कोड़ा करता था। अब वो जमाना, अब तो ट्रैक्टर चलवा दो सब काम खत्म हो गया। तो अब जो ये टेक्नोलॉजी आ गई आपके काम को आसान बना रही है, ये आपके लिए क्या होगा, ये आपके लिए क्या हो रही है भैया, ये आपके लिए उत्प्रेरक का काम कर रही है। अच्छा मान लो कि हमें पटना जाना है, यहाँ से मान लो हमें जाना राजस्थान जाना है, हमें जयपुर जाना है, चेन्नई जाना है। अब मान लो कि हम बस से और रेलगाड़ी से जा रहे हैं, ठीक है ना, बस और रेलगाड़ी से जा रहे हैं। तो सोचिए बस और रेलगाड़ी आपके पास दोनों ऑप्शन है, जयपुर जाने के लिए, राजस्थान जाने के लिए। तो भैया आप किसका यूज करेंगे, बस का या रेलगाड़ी का। तो रेलगाड़ी से जाएंगे तो जल्दी आप पहुंच जाएंगे बाबू, वो अपना टाइम से पहुंचा देगा, बस भीड़ भाड़ में फंसेगा, आपको लेट होगा। तो जो आपका अभिक्रिया का वेग को बढ़ा देती है। मान लो कि आपको कहीं घूमने जाना है, साइकिल मोटरसाइकिल दोनों मिल रही है, तो आप किसका प्रयोग करेंगे, साइकिल का प्रयोग करेंगे नहीं, कहे कि साइकिल से पैर आपका दुख जाएगा। तो आपके काम को जो आसान बनाए, जो अभिक्रिया को एकदम जल्दी करवा देगा, वो क्या कहलाता है, आपको उत्प्रेरक कहलाता है। बस इतना आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर एथीन की अभिक्रिया जैसे ही हाइड्रोजन से कराते हैं, यानी CH2 की अभिक्रिया जैसे ही हाइड्रोजन से कराएंगे, तो यहाँ पर जो अभिक्रिया होती है ना बहुत स्लो होती है। यानी यहाँ पर ऊर्जा अगर देखी जाए तो बहुत ज्यादा खपत यहाँ पर ऊर्जा की होती है और बहुत ज्यादा टाइम लगने के बाद अभिक्रिया मतलब धीरे धीरे तरह से होती है। तो यहाँ पर अभिक्रिया को तेज कराने के लिए, ऊर्जा को कम करने के लिए, यानी ऊर्जा की जो खपत है उसको कम करने के लिए यहाँ पर एक नई पदार्थ आती है जिसको हम लोग उत्प्रेरक कहेंगे और उसका नाम निकेल हो जाएगा। निकेल क्या करता है, इनके बंधन को तोड़ देगा, इनके भी बंधन को तोड़ लेगा। मान लो यहाँ पर समझो ध्यान से,
देखो यहाँ पर अगर ये निकेल है, ठीक है ना, तो निकेल क्या करेगा, ये CH2 को भी अपने सतह पर खींच लेगा, CH2 ठीक है ना। खींचने के बाद इनके बंधन को तोड़ देगा, और साथ में निकेल क्या करेगा, हाइड्रोजन को खींच लेगा, और हाइड्रोजन के भी जो बंधन है इसको तोड़ देगा। तोड़ने के बाद क्या करेगा, दोनों को मिलाकर फटा के वो फेंक देगा, क्या, CH3 फेंक देता है। तो कहने का मतलब तीसरा इंसान क्या करेगा, उसको तोड़ देगा, तोड़ने के बाद उस वो क्या करेगा, आपस में मिला देगा। तो ये क्या कहलाता है, उत्प्रेरक। जो तीसरा इंसान आएगा जो अभिक्रिया की गति को बढ़ा देगा, वो क्या कहलाता है, उत्प्रेरक कहलाती है। आई होप आपको समझ में आ रही होगी, नहीं समझ में आ रही है फिर से समझो। देखो A और B रिएक्शन करके C बनाते हैं, तो A और B मिलने के बाद मतलब A और B क्या है, आपस में बंधन बना रहे। देखो इनका A का भी कुछ ना कुछ बंधन होगा, B का भी कुछ ना कुछ बंधन होगा, तो पहले इस बंधन को तोड़ना पड़ेगा। आए ना कि अब सिंपली किसी के बंधन को तोड़ने टूटने वाला नहीं है। अब इसके बंधन को तोड़ने के लिए मान लो यहाँ पर D कोई उत्प्रेरक आ गया, तो D क्या करेगा, इधर भी चुंगली कर देगा, इधर भी चुंगली कर देगा, इनके बंधन को तोड़ देगा और तोड़ के बना लेगा C। जो तीसरा इंसान यहाँ पर आ रही है, जो उत्प्रेरक आ रही है, वो बंधन को क्या करती है, तोड़ देती है और अभिक्रिया करके एक नया प्रोडक्ट फेंक देती है, ठीक है ना। तो बस उत्प्रेरक का मतलब आपको इतना समझना है बाबू, उत्प्रेरक का मतलब आपको इतना लेकर चलना है कि उत्प्रेरक अभिक्रिया की वेग को, अभिक्रिया के वृद्धि को क्या करती है, बढ़ा देती है, ठीक है ना। ये आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। उत्प्रेरक आप लिखिएगा क्या, उत्प्रेरक लिखिएगा, उत्प्रेरक एक ऐसा पदार्थ होता है जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देती है। क्या करती है, अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देती है, ठीक है, लेकिन वो परिवर्तित नहीं होती। अगर निकेल है तो निकेल जो कहते हो रह जाएगा। तो अब उत्प्रेरक एक ऐसा पदार्थ है जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने का काम करती है। अब यहाँ पर एक चीज और समझिए आप, उत्प्रेरक भी दो तरह के निकलेंगे आपको। जो उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देती है उससे हम लोग धनात्मक उत्प्रेरक, और जो अभिक्रिया के वेग को घटा देती है उससे हम लोग ऋणात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। अब फिर से यहाँ पर समझो, देखो यहाँ पर जैसे KClO3 पोटेशियम क्लोरेट, ये माचिस के जो तिल्ली होता है ना उस पर लगा होता है पोटेशियम क्लोरेट। ये पोटेशियम क्लोरेट को जब ऐसे ही गर्म करी जा रही थी तो KClO3 नहीं बन रहा था, मतलब बन रहा था लेकिन उतना नहीं बन रहा था, ठीक है ना। लेकिन जैसे KClO3 को MnO2 की अभिक्रिया MnO2 मैग्नीज ऑक्साइड की उपस्थिति में गर्म किया गया तो बहुत जल्दी टूट गया है। यानी KClO3 एकदम फटाक से ना टूटा और झटाक से ना KCl और क्या बना दिया, ऑक्सीजन बना दिया, मतलब पोटेशियम क्लोरेट और ऑक्सीजन बनाने का काम किया। तो यहाँ पर MnO2 क्या किया है, इसकी अभिक्रिया के वेग को बढ़ा दिया, साफ एकदम तोड़ दिया। यानी जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है उस उत्प्रेरक को हम लोग क्या बोलते हैं, धनात्मक उत्प्रेरक। और ये जो क्रिया होती है उसको धनात्मक उत्प्रेरण हम लोग कहते हैं। देखो उत्प्रेरक की क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्प्रेरण कहते हैं। उत्प्रेरण, अगर मान लो कि आपके एग्जाम में आ गया कि उत्प्रेरण किसे कहते हैं, इसको डिफाइन करें तो आप लिखेगा कि उत्प्रेरण, पहले आप उसमें सबसे पहले आप उत्प्रेरक का डिफिनेशन लिखिएगा कि उत्प्रेरक एक ऐसा पदार्थ है जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देती है, और ये क्रिया, ये संपूर्ण क्रिया उत्प्रेरण कहलाती है। यानी उत्प्रेरक की जो क्रिया होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्प्रेरण कहते हैं। और साथ में जो उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जो उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाती है उसे धनात्मक उत्प्रेरक कहते हैं, और ये जो क्रिया होती है वो धनात्मक उत्प्रेरण कहलाती है। अब यहाँ पर देखो हाइड्रोजन पेरोक्साइड जिसको H2O2 हम लोग बोल सकते हैं, यह हाइड्रोजन पेरोक्साइड को गिल्सॉल की उपस्थिति में, जब गिल्सॉल एक उत्प्रेरक का काम करता है, जब इसके उपस्थिति में गर्म करते हैं तो यहाँ पर H2O2 बहुत कम टूटता है। यानी गिल्सॉल क्या करता है, इसके वेग को कम कर देता है। तो जो उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को मंद कर दे, कम कर दे, धीरे धीरे बनाए, तो उस उत्प्रेरक को हम लोग ऋण उत्प्रेरक कहते हैं। क्या बोलते हैं, ऋण उत्प्रेरक। और ये जो क्रिया होती है उसको ऋणात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। तो यहाँ पर MnO2 धनात्मक उत्प्रेरक था, लेकिन गिल्सॉल यहाँ पर ऋणात्मक उत्प्रेरक का काम करता है। किस उत्प्रेरक का काम करता है, ऋणात्मक उत्प्रेरक का काम करता है। इतनी आपको बातें विस्तार से समझ में आ गई होगी। अब एक चीज और हम लोग समझ लेते हैं, समझिएगा। यहाँ पर उत्प्रेरक वर्धक और उत्प्रेरक विष कई बार बच्चों से पूछा है। देखो उत्प्रेरक वर्धक का मतलब क्या होता है, बढ़ाने वाला, क्रिया को बढ़ाने वाला। तो जो उत्प्रेरक मतलब जो पदार्थ उत्प्रेरक की क्रियाशीलता बढ़ा दे, काम करने की क्षमता बढ़ा दे। मान लो मैं खुद नहीं पढ़ रहा हूँ लेकिन आप लोगों को बोल रहा हूँ कि पढ़ो यार, लाइफ में आगे बढ़ना है, तो मैं जो हूँ ना, मैं खुद नहीं पढ़ रहा हूँ, आपको बोल रहा हूँ पढ़ने के लिए। इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, आपकी क्रियाशीलता को बढ़ा रहा हूँ। आप भी एक उत्प्रेरक है लेकिन मैं आपकी क्रियाशीलता को बढ़ा दे रहा हूं। तो जो आपकी क्रियाशीलता को, जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाता है उससे उत्प्रेरक को वर्धक कहते हैं। फॉर एग्जांपल के थ्रू आप यहाँ पर समझिए कि यहाँ पर मोलिब्डेनम जो है ना एक उत्प्रेरक नहीं होता। मोलिब्डेनम कोई उत्प्रेरक नहीं है। यहाँ उत्प्रेरक का काम कौन करता है, लोहा करता है, Fe करता है। तो ये मोलिब्डेनम उत्प्रेरक तो नहीं है, लेकिन ये क्या करता है, इसकी क्रिया करने की क्षमता बढ़ा देता है। लोहा की क्रिया करने की क्षमता को क्या करता है, बढ़ा देता है, और कहता है कि जल्दी जल्दी क्रिया कर। कौन बोलता है, मोलिब्डेनम बोलता है। वो उत्प्रेरक नहीं है। लौह मोलिब्डेनम में
एमओ का मतलब मोलिबेदनम होता है। ये हेबर विधि द्वारा अमोनिया उत्पादन करने की विधि में आपको पढ़ना है और ये ऑलरेडी मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ। तो हेबर विधि में अमोनिया उत्पादन करने की जो क्रिया होती है उसमें जो उत्प्रेरक होता है लौह मोलिबेदनम होता है। तो यहाँ पर लोहा उत्प्रेरक होता है लेकिन मोलिबेदनम कोई उत्प्रेरक नहीं होता है। तो मोलिबेदनम उत्प्रेरक नहीं है लेकिन ये लोहा उत्प्रेरक है। Fe इसको बोलता है कि तू क्रिया जल्दी जल्दी कर और जल्दी जल्दी कर। तो कहने का बस इतना मतलब है कि लिखेगा कि उत्प्रेरक वर्धक कोई उत्प्रेरक नहीं होता है लेकिन वो उत्प्रेरक की काम करने की क्षमता को बढ़ा देती है। लिख सकते हैं कि उत्प्रेरक वर्धक वह कहलाता है जो उत्प्रेरक की क्रिया को बढ़ा देता है। तो यहाँ पर मोलिबेदनम बोलता है कि लोहा को कि तू जल्दी जल्दी क्रिया कर। तो यहाँ पर जो मोलिबेदनम है ये होगा उत्प्रेरक वर्धक होगा। क्या होगा? उत्प्रेरक वर्धक होगा। ठीक है ना। अब यहाँ से एक चीज और आती है, उत्प्रेरक विष। ये उत्प्रेरक विष क्या होता है इसको समझो। देखो उत्प्रेरक विष क्या होता है कि साफ है ये उत्प्रेरक की कार्य करने की क्षमता को नष्ट कर देगा। मान लो कि यहाँ पर ए और बी दो लड़का है, ठीक है ना, ये उत्प्रेरक है। तो यहाँ पर बी कोई उत्प्रेरक नहीं है। आई ए से बोले के तू मत पढ़, क्या उसकी पढ़ने की क्षमता को घटा देगा। ठीक है ना। मान लो कोई किसी का बुराई करता, मान लो कोई पढ़ने में कमजोर है। अब यहाँ पर मैं बोलूँ कि साहब तू बोका है, चपाट है, बुर्बक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ उसके कार्य करने की क्षमता को घटा रहा हूँ ना। इस कारण से वो क्या उत्प्रेरक विष, मैं क्या कहूंगा उत्प्रेरक विष कहलाएगा। वो उत्प्रेरक है लेकिन मैं उसकी क्रिया करने की क्षमता को घटा दे रहा हूं। तो बस इतना लिखेगा कि वह लिख सकते हैं आप उत्प्रेरक विष में। देखो दो चीज आप यहां पर उत्प्रेरक वर्धक और उसके बाद अपना लिख लीजिएगा बढ़िया से उत्प्रेरक विष। ठीक है ना। देखो उत्प्रेरक वर्धक में क्या होता है कि उत्प्रेरक की कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है लेकिन उत्प्रेरक विष में क्या होता है उत्प्रेरक की कार्य करने की क्षमता कम कर दी जाती है, उसकी नष्ट कर दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल में देखो आप पढ़ेंगे संपर्क विधि में, मतलब कंटेक्ट विधि में आप देखे होंगे कि सल्फ्यूरिक अम्ल जो बनाने की प्रक्रिया है उसमें उत्प्रेरक जो होता है ना प्लेटिनम होता है। तो यहाँ पर जैसे सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन से रिएक्शन प्लेटिनम की उपस्थिति में कराई जाती है तो सल्फर डाइऑक्साइड बनती है, उसके बाद सल्फ्यूरिक अम्ल बनती है। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि अगर देखिए यहाँ पर प्लेटिनम भी होता है और साथ में इसके संग आर्सेनिक ऑक्साइड भी ला दिया गया है, तो ये आर्सेनिक ऑक्साइड क्या करता है प्लेटिनम के कार्य करने की क्षमता को साफ कम कर देता है और कम करने के बाद मतलब इसकी क्रियाशीलता को नष्ट कर देता है। इसका मतलब यहाँ पर आर्सेनिक जो ऑक्साइड है AS2O3 ये क्या उत्प्रेरक विष है। यानी जो उत्प्रेरक के काम करने की क्षमता को घटाता है वो उत्प्रेरक विष कहलाता है और जो कार्य करने की क्षमता को उत्प्रेरक के कार्य करने की क्षमता को बढ़ाता है उसे उत्प्रेरक वर्धक कहते हैं। उत्प्रेरक वर्धक का मतलब इतना याद रखना है कि उत्प्रेरक के कार्य करने की क्षमता को जो बढ़ावे, और उत्प्रेरक विष का मतलब हो गया कि उत्प्रेरक के कार्य करने की क्षमता को घटा दे, उसे हम लोग उत्प्रेरक विष कहते हैं। चलिए आपको ये समझ में आ गई होगी। अब देखो उत्प्रेरक दो प्रकार का होता है, समांगी उत्प्रेरक और विषमांगी उत्प्रेरक। इसको समझो समांगी उत्प्रेरक क्या होता है। समांगी उत्प्रेरक में देखो तीन चीज आपको लेकर चलना है। पहले ये समझो प्रतिफल जो अभिक्रिया के बाद बनती है, फिर अभिकारक और फिर यहाँ पर उत्प्रेरक। ठीक है ना। तो देखना बस इतना आपको है कि जिस अभिक्रिया में अभिकारक, प्रतिफल और उत्प्रेरक तीनों एक ही अवस्था में हो, मतलब मान लो कि अगर ये तीनों गैस में है, चाहे तीनों द्रव में है, चाहे तीनों ठोस अवस्था में है, तो ये कहलाएगा समांगी उत्प्रेरक। समांगी का मतलब समान। कहने का मतलब है कि जब प्रतिफल, अभिकारक और उत्प्रेरक ये तीनों एक ही अवस्था में होते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं समांगी उत्प्रेरक। देखो यहाँ पर जैसे SO2 भी गैस अवस्था में, ऑक्सीजन भी गैस अवस्था में, या NO उत्प्रेरक ये भी गैस अवस्था में, SO3 जो बना वो भी गैस अवस्था में। तो यहाँ पर अभिकारक, यहाँ पर उत्प्रेरक और प्रतिफल तीनों एक ही अवस्था में, गैस की अवस्था में। इसका मतलब ये समांगी उत्प्रेरक हो गया। अब विषमांगी उत्प्रेरक का मतलब होता है कि अभिकारक, प्रतिफल और उत्प्रेरक ये तीनों अलग अलग अवस्था में होते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए अभिकारक गैस अवस्था में, प्रतिफल भी गैस अवस्था में, लेकिन जो उत्प्रेरक है वो ठोस अवस्था में लोहा है। तो यहाँ पर उत्प्रेरक ठोस अवस्था में है, इसका मतलब यहाँ पर अवस्थाएं अलग अलग है, तो विषमांगी उत्प्रेरक हो जाएगा। कौन सा उत्प्रेरक होगा? ये हो जाएगा विषमांगी आपका उत्प्रेरक हो जाएगा। तो समझ में आ गई होगी उत्प्रेरक दो प्रकार के, समांगी और विषमांगी उत्प्रेरक है। अब अंतिम इसमें हम लोग समझ लेते हैं विषमांगी उत्प्रेरण सिद्धांत क्या होता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा है, तो चलिए जरा हम लोग इसको अब समझ लेते हैं कि विषमांगी उत्प्रेरण सिद्धांत क्या होती है। अब देखते हैं विषमांगी उत्प्रेरण सिद्धांत क्या होता है, इसको हम लोग समझ लेते हैं क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा है विषमांगी उत्प्रेरण सिद्धांत। ठीक है ना। इसको हम लोग समझते हैं। देखो बुआ, सबसे पहली बात क्या है, विषमांगी उत्प्रेरण सिद्धांत में क्या होता है, वही होता है जो अभी आप समझे उत्प्रेरक में। ठीक है ना। और देखो उत्प्रेरक क्या करता है कि वो उसकी संकुल जो ऊर्जा होती है, जो उसकी एनर्जी होती है, उसको क्या करता है कम करता है और अभिक्रिया को ज्यादा तेज करा देता है। जैसे पहले ये चित्र आप समझ लो,
ये आपका ए अभिकारक है, तो ये अभिकारक क्या करेगा, देखो यहाँ पर ए से हमें बी बनाना, मान लो कि ये ए है और यहाँ बी बनाना, तो ए को तोड़ने में ज्यादा टाइम लगेगा। लेकिन जैसे ही सिर्फ यहाँ पर मान लीजिए कि आप चावल बनाना चाहते हैं, ठीक है ना, उसमें आप पानी नहीं डाले हैं, चावल को सिर्फ आप गर्म कर रहे हैं, तो बाबू क्या उससे चावल बनेगा नहीं ना। अब वहां पर जल डाल देंगे तो जल्दी क्या हो जाएगा, चावल बन जाएगा। तो जल वहां पर उत्प्रेरक का काम करता है। यहाँ पर हमें ए से बी अगर बनाना है मान लो, तो ए अभिकारक का बी प्रतिफल है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर हमें एक उत्प्रेरक मान लो कि यहाँ पर सी ला दिए, तो सी क्या करेगा, इसको तोड़ तोड़ के बी बना देगा। यानी ए क्या करे, सी क्या करेगा, सी उत्प्रेरक है तो अपने सतह पर चिपका लेगा। जैसे एग्जांपल के थ्रू यहाँ पर ये चित्र समझो, ए क्या ना, तो एक मतलब निश्चित सीमा पर जाएगा और निश्चित सीमा के बाद जाने पर क्या हो जाएगा, टूट जाता है। और टूटने के बाद ही क्या करेगा, वो अपना प्रोडक्ट मतलब प्रतिफल बनाता है। तो मान लेते हैं कि ए जो है ना इतनी एनर्जी पर आकर टूट गई, तो यहाँ से यहाँ तक की जो ऊर्जा होगी उसे हम लोग मध्यवर्ती संकुल कहते हैं। यानी मध्यवर्ती में जाकर वो टूट जाती है, तब जाकर वो क्या बना रही है, देख सकते हैं, तब जाकर क्या बना रही है, वो प्रोडक्ट अपना बना रही है। तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक के भाग को हम लोग मध्यवर्ती संकुल कहते हैं। क्या कहते हैं, मध्यवर्ती संकुल कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक भाग को मध्यवर्ती संचित ऊर्जा भी हम लोग कह सकते हैं, मध्यवर्ती संकुल भी कहते हैं। लेकिन मान लेते हैं यहाँ पर कोई उत्प्रेरक नहीं हुआ है, लेकिन जैसे ही मान लो कोई उत्प्रेरक यहाँ पर सी प्रयोग कर दिए, तो सी क्या करेगा, इसकी मध्यवर्ती जो संकुल है, जो इसकी संक्रियन ऊर्जा है, उसको घटा के ऐसे ग्राफ को कर देगा। यानी देखो यहाँ से इसकी ऊर्जा इतनी चली आएगी, यानी संक्रियन ऊर्जा को कम कर देता है उत्प्रेरक, और संक्रियन ऊर्जा को कम करके अभिक्रिया को जल्दी करा देता है। तो ये होता है उत्प्रेरक, ठीक है ना। इस चीज को आप पहले आप समझिएगा, ठीक है ना। तो मध्यवर्ती संकुल को क्या करेगा, ये कम कर देता है। यानी जो समझिए कि एक तरह से अभिकारक कण जहां तक टूटता है, उसके क्रिया करने की क्षमता हो तो टूटने की क्षमता को बढ़ा देती है, लेकिन उसके भी जो एनर्जी होती है उसको कम कर देती है। यानी संक्रियन ऊर्जा को कम करने का काम कौन करती है, उत्प्रेरक करती है। यहाँ पर सिंपली मैं आपको समझाऊं, ए से बी में बना रहा था, तो यहाँ से यहाँ तक भाग को मध्यवर्ती संकुल हम लोग कहते हैं, ठीक है ना। ये मध्यवर्ती आपका संकुल हो गया, लेकिन इस संकुल को अगर कोई उत्प्रेरक सी लगा दिए तो क्या करेगा, इसकी जो संक्रियन ऊर्जा उसको कम करके यहाँ पर ला दिया, अब बी प्रोडक्ट बना दिया। उत्प्रेरक का यही काम होता है कि वो अभिक्रिया जल्दी करा देगा, वो ज्यादा एनर्जी जियान नहीं करेगा, अभिक्रिया जल्दी करा देगा, ठीक है ना। अभी यहाँ पर समझो, अब हमें समझना क्या है, मेन उत्प्रेरण विस्मांगी उत्प्रेरण सिद्धांत समझना है। देखो बाबू, सबसे पहली बात ये एथीन है CH2 इसको जैसे CH2 जैसे इसको हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराते हैं, अगर कोई उत्प्रेरक नहीं लगाए होंगे तो इसमें क्या होता है, बहुत ऊर्जा खपत होती है, बहुत ज्यादा संकीर्ण ऊर्जा की खपत होती है, और धीरे धीरे भी अभिक्रिया होती है, तब जाकर CH3 बनता है। लेकिन यहाँ पर कोई मान लीजिए कि कोई यहाँ पर उत्प्रेरक चलाया, तो उत्प्रेरक क्या करेगा, देखो यहाँ पे इस चित्र समझो, ये उत्प्रेरक ये निकिल की सतह है, Na की सतह निकिल की सतह है। तो निकेल क्या करेगा कि CH2 को अपने सतह पर खींच लेगा और खींच के उसको तोड़ देगा। फिर निकिल हाइड्रोजन को खींच कर क्या करा, उसको तोड़ देगा, और तोड़ने के बाद दोनों को आपस में मिला के क्या बना देगा, वो CH3 बना देता है। तो उत्प्रेरक क्या करता है, उत्प्रेरक का मेन काम ये होता है कि बंधन को तोड़कर उत्पाद बनाना, मतलब प्रतिफल बना देना। इसी को हम लोग विस्मांगी उत्प्रेरण सिद्धांत कहते हैं। समझो इसको ध्यान से। सबसे पहली बात क्या होगा, उत्प्रेरक के सतह पर अधिशोषित गैस के कण आकर विस्तृत होंगे, फैलेंगे। देखो यहाँ पर ये आपका उत्प्रेरक है, तो इसकी सतह पर ये अभिकारक के अणु क्या होंगे, आकर इस पर विस्तृत होंगे, मतलब फैलेंगे। अब फैले के बाद क्या होगा, इस पर आकर ये सब कण चिपकेगा, मतलब अधिशोषित होगा, अधिशोषण की घटना यहाँ पर घटेगी। एंड देखो बुआ, जो ये आपका विस्मांगी उत्प्रेरण सिद्धांत है, इसमें सबसे पहले उत्प्रेरक की सतह पर कण विस्तृत होगा, और फिर क्या होगा, अधिशोषित होगा। अधिशोषित के बाद मध्यवर्ती का निर्माण होगा। मध्यवर्ती का मतलब इनका बंधन आपस में टूटेगा, और फिर वो जुड़ना शुरू करेगा, ठीक है ना। तो पहला विसरित होगा, देखो यहाँ पर सिंपली शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, पहले विसरित होगा। विसरित का मतलब विसरण होगा, यानी अभिकारक के कण यहाँ पर आकर फैलेंगे, विसरण होगा सबसे पहले, ठीक है ना। और दूसरा होगा यहाँ पर अधिशोषण होगा। अधिशोषण का मतलब कण आकर पूरी तरह से क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। और तीसरा मध्यवर्ती संकुल का निर्माण होगा। मध्यवर्ती संकुल का मतलब क्या होगा, इनके बंधन आपस में टूटना शुरू हो जाते हैं। और चौथा होता है, चौथा कि जो यहाँ पर उत्पाद बनेगा उसका विशोषण किया जाएगा। विशोषण का मतलब क्या होगा कि उत्प्रेरक क्या करेगा, उत्पाद को अलग छानना शुरू कर देता है, और बाद में जो उत्पाद बनता है वो उत्प्रेरक से क्या होता है, अलग बन जाता है। देखो यहाँ पर समझो सिंपली, यहाँ पर जो विस्मांगी उत्प्रेरण सिद्धांत है, इस सिद्धांत के अनुसार 5 में रूल फॉलो करने पड़ेंगे। पहला कि जो ठोस उत्प्रेरक होता है उसकी सतह पर अभिकारक के अणु आकर फैलेंगे। दूसरा इसमें कि अभिकारक के अणु जो होते हैं ना, वो आकर अधिशोषित होंगे। अधिशोषित का मतलब सतह पर चिपक जाएंगे, और चिपकने
चिपकने के बाद मध्य संकुल का निर्माण करेंगे, मतलब उनका बंधन टूटना शुरू हो जाएगा। जैसे ही बंधन टूटेगा तो उनकी सतह पर उत्पाद का विशोषण होगा, नहीं उत्पाद को अब खींचना शुरू हो जाएगा और फिर उत्प्रेरक से उसको अलग कर दिया जाएगा। तो यही होता है अभिसमांगी उत्प्रेरण सिद्धांत। देखो जो आप पढ़े हैं वही, इसको सिंपली मैं आपको अगर समझाऊं ना, मान लो कि ए एक उत्प्रेरक है, यहाँ पर बी और सी यहाँ पर आपका अभिकारक के अणु है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा बाबू, देखो यहाँ पर समझा रहा हूँ कि देखो यहाँ पर सिंपली बी प्लस सी रिएक्शन करके डी बना रही है और यहाँ पर ए एक उत्प्रेरक है। तो वही चीज मैं आपको समझा रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर ए उत्प्रेरक है तो क्या करेगा, बी को भी खींच लेगा, सी को भी खींच लेगा, मतलब सबसे पहले वो अपने सतह पर फैलाएगा उत्प्रेरक है। यानी जो अभिकारक के अणु होते हैं, अभिकारक के जो कण है वो क्या होगा, अभिकारक के कण उत्प्रेरक के सतह पर फैलेगा और फिर आकर ये क्या होगा, सतह पर चिपक जाएगा और चिपकने के बाद इनका बंधन टूटेगा, मतलब मध्यवर्ती संकुल का निर्माण हो जाता है। अब मध्यवर्ती संकुल के निर्माण के बाद जो यहाँ पर मिलकर बनेगा उसका विशोषण, मतलब उसको छानना शुरू कर दिया जाता है और पांचवे में उसको अलग कर दिया जाता है, यानी उत्पाद और उत्प्रेरक अलग हो जाते हैं, यानी ए अलग हो जाएगा और बी और सी को मिलाकर जो प्रोडक्ट बने वो डी अलग हो जाएगा, यानी उत्पाद यहाँ पर अलग बन जाती है। ये होता है अभिसमांगी उत्प्रेरण सिद्धांत। फिर से एक बार समझ लो, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। सबसे पहले उत्प्रेरक की सतह पर जो गैस के अणु है, चाहे जो भी कण है, वो आकर विसरित होते हैं, फिर क्या होते हैं, उससे चिपकते हैं और फिर चिपकने के बाद उनका बंधन टूटता है, मतलब मध्यवर्ती संकुल का निर्माण होता है। फिर चौथे में आप लिख सकते हैं कि यहाँ पर उत्पाद जो बनता है उसका विशोषण होता है, मतलब उसको छानना शुरू हो जाता है और बाद में क्या होता है, जो बना उत्पाद होता है उसको अलग कर दिया जाता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विसमांगी उत्प्रेरण सिद्धांत कहते हैं। आई होप आपको ये विसमांगी उत्प्रेरण सिद्धांत विस्तार से समझ में आ गई होगी। यानी उत्प्रेरण की क्रिया संपूर्ण मैंने आपको समझा दिया। अगले इसके पार्ट में हम लोग एंजाइम उत्प्रेरक के बारे में विस्तार से जानेंगे कि एंजाइम उत्प्रेरक क्या होती है, वो कैसे काम करती है, उसकी क्रिया विधि क्या है, उसके बारे में हम लोग अगले पार्ट में इसका हम लोग जानेंगे। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले पार्ट में हम लोग एंजाइम उत्प्रेरक को स्टार्ट करते हुए फिर मिलेंगे।